हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। वॉइस आज प्रॉपर आ रही है? चलो, वॉइस तो प्रॉपर आ रही। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती चाप के घटकों का सही क्रम कौन सा है? ग्राही, पेशियां संवेदी तंत्रिका कोशिका, या फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, या प्रेरक तंत्रिका कोशिका, या मेरुरज्जु। फिर ग्राही, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु, या संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर पेशी। तो इस पे बताइए, प्रतिवर्ती चाप, जो प्रतिवर्ती चाप होता है उनके घटकों का सही क्रम कौन सा होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। और जल्द से जल्द अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी आ जाइए आप लोग। एक, तो देखिए, जो प्रतिवर्ती चाप मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे अपन सडनली अगर जैसे पलकों का झपकना हो गया, जैसे अगर अपन नुकीली चौक पे जैसे ही अपन गड़ता है ना, अपन हाथ तुरंत हटाते हैं, ये क्या हो रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक। जैसे अगर गोबर में पैर पड़ा, फिसल गए, फिर उसको अपन जब दोबारा मिलेगा नहीं नहीं हट लगाएंगे वहां पे, है ना? प्रतिवर्ती यानी अचानक से होने वाला जो क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला क्या करता है? यानी रिसेप्टर, ग्राही करता है, ग्राही करेगा, ग्राही होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? वो संवेदी तंत्रिका कोशिका में, यानी कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा कहाँ भेजेगा? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के द्वारा प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी सीएनएस के द्वारा वो कहाँ जाएगा? पेशी में। फिर पेशियों से वो डिवाइड हो जाए, यानी निर्माण हो जाता है उसका। तो फिर इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ग्राही, ग्राही से संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर पेशी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक, चौथा नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित स्थिति तब देखी जाती है जब एक तंत्रिका तंत्री कोशिका आवेग का संचलन नहीं करती है और तंत्रिका झिल्ली है। पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, सोडियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, या कैल्शियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, या समान रूप से आयन के लिए अपारगम्य होती है। तो इस पे राइट आंसर क्या होगा? जल्द से बताइए क्या होगा? कि जब तंत्री कोशिका आवेग का संचलन नहीं करती है, यानी कि स्थिर अवस्था पे जब रहती है, जब विरामावस्था में रहती है, तब क्या होगा? तो क्या होगा कि जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है, यानी कि उसके लिए अधिक फ्लो बन जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। एक अपना इस पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर हृदय स्पंदन को बढ़ाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, या कैल्सिटोनिन, या ग्लूकागॉन। तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? कि जब अपने हार्मोन से यानी कि उच्च सांद्रता पे हो, उच्च सांद्रता होने पर हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, क्या करेगा? तो कौन हृदय स्पंदन को बढ़ाता है? बताइए, इंसुलिन होगा, एड्रिनलिन होगा, या कैल्सिटोनिन होगा, या ग्लूकागॉन होगा? इस पे राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो देखो, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? यह अग्नाशय की बीटा सेल से इसको आइसोलेट किया जाता है ना। लैंगर हैंस व अल्फा सेल्स बीटा सेल से इसको आइसोलेट किया जाता है।
ठीक। और जो एड्रिनलिन होता है, एड्रिनलिन और नर एड्रिनलिन होते हैं, इनको किस और दूसरा नाम से क्या कहा जाता है? फाइट फ्लाई हार्मोन। ठीक। तो इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, ये हार्ट बीट हो गया, श्वसन रेस्पिरेटरी रेट हो गए, इनको सबको क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं, जिससे अगर स्ट्रोक आ गया या कुछ हो गया तो उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे अचानक से हम कुछ देख लिए, अचानक से हॉरर में, तो डर लग जाता है, तो उसमें क्या करता है? ये एड्रिनलिन वहां पे काम करता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि हृदय स्पंदन को कौन बढ़ाता है? तो एड्रिनलिन बढ़ाता है। ठीक। तो अपना राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मस्तिष्क का एक हिस्सा जो पेशी गतिविधियों के विनियमन और रख रखाव में मदद करता है निम्न कहलाता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, या मध्य मस्तिष्क, या प्रमस्तिष्क, या अनुमस्तिष्क? बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो सबसे पहले जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जैसे ये सबसे पहला इसका काम होता है, जो हृदय स्पंदन होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे खांसी, छींकना, उल्टी करना, तो उनको भी नियंत्रण का काम करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना, और जैसे खांसी आना, छींक आना, उल्टी आना, वोमिटिंग हो जाती है, तो इनको नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। और मध्य मस्तिष्क की बात की जाए, तो जो मध्य मस्तिष्क होता है वह क्या करता है कि जैसे अपन कुछ चीजें देख रहे हैं, कुछ चीजें सुन रहे हैं, तो उनका नियंत्रण कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क कर रहा है। ठीक। और अगर हम बात करें प्रमस्तिष्क की बात करें, तो प्रमस्तिष्क क्या करता है कि जैसे वातावरण का ज्ञान हो गया, वातावरण में जो संतुलन होता है, वातावरण में जो अपना मौसम का चेंजेस हो रहा, ये परिवर्तन होना, तो इसको कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क काम करता है। ठीक। और जो अनुमस्तिष्क होता है, तो अनुमस्तिष्क क्या काम करता है कि जैसे हमें किसी पे संतुलन बनाए रखना है, मांसपेशियों को नियमन बनाए रखना है, तो इसमें नियमन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक। किसी के कमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी मेरे को, क्या बात है? हम्म। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से, थायराइड से, एड्रिनल से, और थाइमस से? तो कॉर्टिसोल जो होता है वह किससे स्रावित होता है? बताइए, अग्नाशय से होगा, या थायराइड से, या एड्रिनल से, या थाइमस से? तो जो कॉर्टिसोल होता है वह क्या करता है? यानी कि जो कॉर्टिसोल एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, सबसे पहले ये बताइए। तो जो कॉर्टिसोल है यह एक कैसा है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन वे होते हैं जो जहां से मतलब कि इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का? जैसे टेस्टिस हो गया, प्लेसेंटा हो गई, ओवरी हो गया, एड्रिनल हो गया। ठीक। तो जहां से यानी कि जहां से इन हार्मोन का सिक्रेशन हो, तो ऐसे हार्मोन्स जैसे प्लेसेंटा, ओवरी से जहां इन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, ऐसे हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक। तो इस पे एड्रिनल है, तो एड्रिनल से किसका होता है? कॉर्टिसोल का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक। यह दाएं हाथ का डीएनए कुंडलिन है, और डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लपेट जाते हैं। कुंडली में प्रत्येक बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 nm है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जिसमें प्रति समांतर ध्रुवणता होती है। ठीक।
तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो सभी लोग जानते होंगे ना, तो इस पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बताइए सबसे पहला क्या है ऑप्शन कि यह दाएं हाथ का डीएनए कुंडलिन है, डीएनए डबल हेलिक्स है, तो बिल्कुल है ये, तो ये अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लपेट जाते हैं, तो ये क्या अष्टक के चारों ओर लपेट जाते हैं? ठीक, तो ये अष्टक के चारों ओर नहीं लपटते हैं, तो इस पे अपना राइट आंसर कौन हो जाएगा? गलत का भाई गलत, तो डीएनए हो जाएगा ये सेकंड नंबर। ठीक, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला एक बार और अभी चेक कर लेते हैं, कुंडली में प्रत्येक बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 एनएम होती है। तो क्या 0.34 एनएम होती है? तो देखो क्या होता है, अगर हम इसके पूरे लेंथ की बात करें तो पूरे लेंथ कितना होता है? 3.4 एनएम होता है, और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक, तो 10 बेस पेयर के बीच यानी कि पूरी लंबाई कितनी होती है? 3.4 एनएम होती है। तो अगर हम प्रत्येक बेस पेयर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0.34 एनएम आ जाएगी, तो ये अपना ये भी सही है। ठीक, अगला है यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जिसमें प्रति समांतर ध्रुवता होती है, तो ये भी बिल्कुल है कि यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, और इसका जो समांतर ध्रुवता है तो कौन सा होता है? 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम और थर्ड प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक, तो ये होता है, तो इस पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन है? दूसरा, तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना कितने आवंधों के घूर्णन से प्रभावित होती है? 4, 6, 7 या 3? तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है वह कितने आवंधों के घूर्णन से प्रभावित होती है? बताइए। अभी जस्ट हमने अष्टक वहां पे गलत हो गया था। ठीक, तो कितने होते हैं? तो 7 आवंधों के। तो इस पे जो 7 आवंध में जो 6 होते हैं, यानी कि 6 स्वतंत्र रूप से होते हैं और एक आवंध होता, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर, 7 आवंधों। अगला क्वेश्चन है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन की निम्नलिखित में से किस संरचना को स्थिर कर सकते हैं? प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या उपयुक्त में से सभी? बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है निम्नलिखित में किस संरचना को स्थिर कर सकता है? प्राथमिक संरचना को, द्वितीयक संरचना को या तृतीयक संरचना को या उपयुक्त में से सभी को? तो देखो, जो अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वह किससे बनी होती है? अल्फा अमीनो अम्ल से। द्वितीयक जो होती है वह कौन सी होती है? वह अल्फा अमीनो अम्ल बीटा प्लेटेड सेल्स से बनी होती है। और जो तृतीयक संरचना होती है वह कैसी होती है? पॉलीपेप्टाइड होती है, मतलब कि उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कई प्रकार से मिले होते हैं। ठीक, तो जो तृतीयक संरचना होती है वह किसके द्वारा, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही यानी कि मिलकर के बनती है। तो ये चाहे तृतीयक संरचना हो या चतुर्थ संरचना हो, दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर। तो इस पे अपना राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि डीएनए विरज्जुकन, ठीक, डीएनए विरज्जुकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रज्जुक पृथक्करण में योगदान देगा? नाइट्रोजनी क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट समूहों के बीच प्रतिकर्षण, नाइट्रोजनी क्षारों के बीच वांडरवाल्स अन्योन क्रिया या उच्च ग्वानिन प्लस साइटोसिन अंतर्वस्तु। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब डीएनए का मेल्टिंग हो रहा है तो डीएनए के मेल्टिंग के दौरान यानी कि सेपरेशन के लिए कौन हेल्प करता है, ये बताना है। जब डीएनए का मेल्टिंग होता है तो उसके सेपरेशन के लिए कौन हेल्प करता है? नाइट्रोजनी क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस, या रिपल्सन बिटवीन फॉस्फेट समूह, या नाइट्रोजनी क्षारों के बीच वांडरवाल्स अन्योन क्रिया, या उच्च क्वानिन प्लस साइटोसिन कंटेंट यानी अंतर्वस्तु। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तो देखो, जब यानी कि सबसे पहले डीएनए में कौन सा चार्ज होता है?
तो डीएनए में चार्ज होता है निगेटिव, किसकी वजह से? फॉस्फेट समूह को। तो जब इनमें मेल्टिंग की जाती है तो फॉस्फेट समूहों के बीच क्या होने लगता है? प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो पृथक्करण में कौन हेल्प करता है? तो फॉस्फेट समूहों के बीच प्रतिकर्षण। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, यानी दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला है कि सभी एंजाइमों में सक्रिय स्थल है, क्रियाधर बंधक स्थल यानी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, प्राथमिक अनुक्रम में क्रियाधार बंधक स्थल के साथ संलग्न होता है, या प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एक धातु आयन होता है, या इसमें अमीनो अम्ल पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में शामिल होती हैं। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? तो जो भी अगर एंजाइम एंजाइम होता है तो एंजाइम में टू बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें दो साइट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्प्रेरक स्थल जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक साइट बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रियाधर बंधक स्थल जिसको हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोलते हैं। कौन कौन से? एक हो गया उत्प्रेरक स्थल और दूसरा हो गया क्या? क्रियाधर बंधक स्थल। क्रियाधर बंधक स्थल, इसी को कैटालाइटिक साइट, ठीक, और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो इस पे जो क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है तो ये बिल्कुल होता है, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि तनु विलयनों में प्रोटीन के एकत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन क्रियाएं उत्तरदायी हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड, या डाइसल्फाइड बॉन्ड, या हाइड्रोफोबिक अन्योन क्रिया। तो जो प्रोटीन का जब एकत्रीकरण होता है तो उसके लिए कौन सी क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड, या डाइसल्फाइड बॉन्ड, या हाइड्रोफोबिक अन्योन क्रिया। तो कौन उत्तरदायी होता है? तो हाइड्रोफोबिक अन्योन क्रिया। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि प्रोटीन की संरचना के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना, क्या पूछा है? गलत कथन। ठीक, पहला है कि वे विषम बहुलक होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल की लड़ियां होती हैं। प्राथमिक संरचना में पहला अमीनो अम्ल एन टर्मिनस अमीनो अम्ल है। प्रोटीन में केवल वामावर्त कुंडलियां देखी जाती हैं। प्रोटीन के कई जैविक प्रकारों के लिए तृतीयक संरचना नितांत आवश्यक है। ठीक, तो इस पे क्या होगा कि यानी कि प्रोटीन संरचना के लिए कौन सा गलत है? देखो अगर हम बात करें कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल की लड़ियां होती हैं, तो बिल्कुल जो प्रोटीन की संरचना होती है वह कैसी होती है? विषम बहुलक होती है। ठीक, प्राथमिक संरचना में पहला अमीनो अम्ल एन टर्मिनस अमीनो अम्ल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोटीन में केवल वामावर्त कुंडलियां देखी जाती हैं, तो वामावर्त नहीं होती हैं। इसमें केवल कौन सी देखी जाती है? तो राइट हैंडेड हेलिक्स देखी जाती है। राइट हैंडेड हेलिक्स देखी जाती है, मतलब दक्षिणावर्ती देखी जाती है, ना कि वामावर्ती, ना कि लेफ्ट हैंडेड। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक, प्रोटीन के कई जैविक प्रकारों के लिए तृतीयक संरचना नितांत आवश्यक है, ये भी सही हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन होते हैं समबहुलक, विषम बहुलक, अमीनो अम्ल के समांगी मिश्रण, या अमीनो अम्ल के विषमांगी मिश्रण। देखो जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही ये पढ़ा है, पहला स्टेटमेंट कि ये विषम बहुलक होते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा कि जो प्रोटीन होते हैं वह कैसे होते हैं? विषम बहुलक होते हैं। मतलब कि ये एक यानी कि इसमें ये लोग कई यानी कि देखो प्रोटीन जो होते हैं 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हुए होते हैं ना,
तो मतलब ये बहुलक होते हैं, और विषम बहुलक मतलब ये कई प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बने, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से नहीं बने हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, विषम बहुलक हो जाएंगे। तो दूसरा इस पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कि वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में होती है, वयस्क मानव में हीमोग्लोबिन होती है, क्वेश्चन ऐसा होगा। तो बताइए, टू उप इकाई टू बीटा बीटा, टू उप इकाई होगी बीटा बीटा, या टू सब यूनिट्स अल्फा अल्फा, या फोर उप इकाई सब यूनिट्स, फोर सब यूनिट्स टू अल्फा और टू बीटा, या टू अल्फा वन बीटा, थ्री उप इकाई टू अल्फा वन बीटा। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो आणविक संरचना है उसको किसने बताया था? तो 1959 में मैक्स पेरूटेज ने बताया था। ठीक। मैक्स पेरूटेज ने हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना के बारे में बताया था। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना। तो इन्होंने वयस्क मानव के लिए जो बताया था, तो वयस्क मानव में कितनी उप इकाई होती, कितनी सब यूनिट होती हैं? तो टू अल्फा होती हैं और टू बीटा होती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर की चार सब यूनिट्स, जिसमें से दो अल्फा होती हैं और दो बीटा होती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, तीसरा नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिट्रिलिन, ऑर्निथिन और गामा अमीनो ब्यूटरिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं अप्रोटीन अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, या प्रोटीन अमीनो अम्ल, या अम्लीय अमीनो अम्ल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं जब तक आप लोगों की कमेंट देख लेता हूं। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो, जैसे जो सिटिलिन हो गया, ऑर्निथिन हो गया और गामा अमीनो ब्यूटरिक अम्ल हो गए। ठीक। यानी कि जैसे सिट्रिलिन हो गया, ऑर्निथिन हो गया, ये सभी यूरिया चक्र में आप लोगों को देखने को मिला होगा, ऑर्निथिन चक्र में ऑर्निथिन के साथ, है ना। तो ये सभी कैसे होते हैं, अप्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, एक नंबर। ठीक। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल मालूम है। आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब कि यानी कि वे होते हैं जिनको यानी कि हमें यानी कि हमारा जो बॉडी होता है वो सिक्रेट नहीं करता, जिसको हम बाहर से आहार के रूप में लेते हैं, वो आवश्यक है। और अनावश्यक मतलब कि जो हमारी बॉडी में खुद से सिक्रेट हो जाता है। ठीक। सिक्रेशन हो जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, एक नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरॉइड नहीं है, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन। देखिए, मैंने स्टेरॉइड के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि स्टेरॉइड कौन से कहलाते हैं। तो बताया था कि स्टेरॉइड मतलब कि जो स्टेरॉइड से मिलकर के बने होते हैं वे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। और जो स्टेरॉइड होते हैं तो इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है, जैसे टेस्टिस हो गया, ठीक, ओवरी हो गई, प्लेसेंटा हो गया, एड्रिनल हो गया। तो इनका सिक्रेशन यानी ऐसे हार्मोन जिनका सिक्रेशन टेस्टिस से हो रहा हो, ओवरी से हो रहा हो, प्लेसेंटा से हो रहा हो, एड्रिनल से हो रहा हो, वे क्या कहलाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, ये सभी कहाँ से, टेस्टिस और यानी कि ओवरी से हो रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, स्टेरॉइड हो गए। और जो थायरॉक्सिन होता है, यह एक कैसा हार्मोन्स होता है कि ये अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न हार्मोन होता है। ठीक। ये कैसा है, व्युत्पन्न हार्मोन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, एक नंबर। ठीक। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, इसके अलावा भी और कौन से हार्मोन होते हैं जो स्टेरॉइड कहलाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया एक, ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है एग्जाम्पल पे,
कॉर्टिसोल हो गया और एक और है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, ठीक। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा थायमिन विटामिन है? विटामिन B1, B2, B6 या B12? तो इसमें से थायमिन विटामिन कौन सा है बताइए? थायमिन विटामिन B12। B12 का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नेम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। B6 पायरिडॉक्सिन। B2 का बताइए, जब तक मैं B6 का लिख रहा हूं, पायरिडॉक्सिन। B2 को क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और B1 का होता है क्या? थायमिन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा? 1 नंबर, ठीक। एक इस पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लाविन के उससे किलोसिस रोग। किलोसिस रोग क्या होता है? जैसे त्वचा का फटना, अपनी ओंठ का फट जाना, जीभ में से यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड का निकलना यानी फट जाना। पायरिडॉक्सिन यानी कि एनीमिया हो जाती है। साइनोकोबाल्मिन में भी क्या हो जाता है? कि एनीमिया हो जाती है, ठीक। इसमें से पीली त्वचा भी दिखाई देने लगती है साइनोकोबाल्मिन में, यानी इसकी कमी के कारण। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? B1। B1 का क्या नाम होता है? थायमिन। अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या विटामिन को? तो किसको बोला जाता है बताइए? क्या बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोला जाता है? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या आ, विटामिन को? तो देखो, जो वसा होता है, तो वसा यानी कि क्या करता है? यानी हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन क्या अगर हम यानी शरीर के लिए इसको अगर हम सीमित रूप में ही लें तो ठीक, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे ही इसका अगर अधिक सेवन करने लगते हैं तो क्या करने लगता है? ये वजन बढ़ाने लगता है, जो हमारे लिए यानी कि हानिकारक होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये प्राइमरी एनर्जी का सोर्स होता है, इससे हमें एनर्जी मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। और जो विटामिन होता है ये यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य को बनाए रखने में काम होता है। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों की मांसपेशियाँ का निर्माण करना, और उनके लिए फाइबर्स ये सब चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए कौन होता है? प्रोटीन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाइए? क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा ताकत वो करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोटीन यानी कि क्या करता है? हमें नई नई मांसपेशियों को निर्माण करने के काम कराता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन कि पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक उपापचय, प्राथमिक उपापचय या इनमें से कोई भी नहीं, या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपापचय? प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म या नन ऑफ द अबव या प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो बताइए, पॉलीसैकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है इनको? तो इनको प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? दूसरा नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन कि विनिमय, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर बताइए, समसूत्री सेल्स में, असूत्री सेल्स में, अर्धसूत्री सेल में या उत्परिवर्तनशील म्यूटेटिंग सेल्स में? तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वह किसमें होगी? समसूत्री सेल्स में, असूत्री सेल्स में या अर्धसूत्री सेल्स में? तो किसमें होती है? तो यह होती है किसमें? अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री में दो होती हैं, ठीक। तो अर्धसूत्री के फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, ठीक। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, और इसमें कौन कौन सी? प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया। तो प्रोफेज फर्स्ट में कौन कौन सी? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक, तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस किस में होती है? पैक्टिन में होती है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो अर्धसूत्री सेल्स होती है तो उसमें होता है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का गुणसूत्र बिंदु में दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो अपना गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, तो जो उसके गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो किस फेज में होते हैं? प्रोफेज में होते हैं, या मेटाफेज में, या एनाफेज में, या टीलोफेज में? पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, या पश्चावस्था में, या अंतावस्था में? बताइए आप लोग। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या टीलोफेज पे? तो बताइए कि जो गुणसूत्रों का गुणसूत्र बिंदु है दो भागों में किस में विभाजित हो जाता है? तो वह हो जाता है एनाफेज पे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसा होता है? केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है, या सर्वथा अभाव होता है, या आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, या केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है? तो बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें डीएनए कैसा होता है? बताइए जल्दी से कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें डीएनए कैसा होता है? तो केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा कवर्ड इन क्या बोलेंगे, इन्वॉल्व नहीं होता है, कवर्ड नहीं होता है। ठीक, तो इस पे अपना फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की विशेषता है न्यूनकारी विभाजन, सम विभाजन, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो समसूत्री विभाजन बताइए। तो समसूत्री विभाजन कैसा कहलाता है? ऐसा विभाजन जिसमें यानी कि डॉटर सेल्स के पेरेंट सेल्स के समान ही डॉटर सेल्स का निर्माण हो, तो क्या कहलाता है? मतलब कि उनमें सम विभाजन होता है। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा? दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही हैं? पहला, सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्रक झिल्ली होती है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो इनमें से सही विकल्पों का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। तो बताइए कि जो सेल्स होती हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? सेल्स को। ठीक, अगर हम एक सिंगल सेल्स की बात करें तो हाँ, हम प्रोटोजोआ जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, इनके सेल्स को तो नहीं देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे अगर सिंगल सेल्स में अपन अमीबा की बात करें तो उसको तो हम देख सकते हैं। एनिमल्स में अगर जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, सभी की कोशिका भित्ति होती है, तो क्या सभी में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है? तो प्लांट सेल्स में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, तो ये भी स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। सभी की केंद्रक झिल्ली होती है, तो क्या सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा ही है अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन सभी की कोशिका झिल्ली होती है, तो बिल्कुल सभी में सेल मेम्ब्रेन जो होती है सभी में पाई जाती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है, तो इस पे अपना कौन सा ऑप्शन गया? केवल डी। तो राइट ऑप्शन अपना एक हो जाएगा। ठीक, केवल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाले विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर का कारण माना जाता है? समजात गुणसूत्रों का युग्मन, अत्यधिक उच्च तापमान, या कोशिकाओं की विरोधी प्रवृत्ति, या कोशिका माध्यम में अधिक पोषक तत्वों का उपस्थित होना। किसको माना जाएगा बताइए आप लोग, किसको माना जाता है? तो जो समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है उसी को माना जाता है अर्धसूत्री विभाजन में जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, कारण माना जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन कि लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम। ठीक, लेकिन क्यों कहते हैं तो ये बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये बाहरी पदार्थों को पचाते हैं, या जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचाने लगते हैं, या लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं, या जीवन के मतलब ये जीवों को आत्मघात को बढ़ावा देते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो सेल्स यानी कि डेड हो जाती हैं तो उनको क्या कर देते हैं ये, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तो अब जब लाइसोसोम फट जाता है तो एंजाइम क्या करते हैं? अपनी ही कोशिका को पचाने लग जाते हैं। ठीक, तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या जाएगा? दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन के मध्यावस्था के दौरान गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? यह दो संतति अर्ध गुणसूत्र का बना होता है जो गुणसूत्र बिंदु एक पर दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यह कई संतति अर्ध गुणसूत्र का बना होता है जो गुणसूत्र बिंदु के समीप तर्कु तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं, या संतति अर्ध गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं, यह असंतति अर्ध गुणसूत्र का बना होता है जो कोशिका के एक तंतु से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए बताइए? तो जो जब सेल डिवीजन होता है तो जो मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो दो संतति अर्ध गुणसूत्र का बना होता है तो गुणसूत्र बिंदु पर एक दूसरे से ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कि मानव कोशिका की कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा, या 12 घंटे? तो जो सेल डिवीजन होता है तो कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि कितनी होती है बताइए? ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा ना कि जीवन हो गया, एस फेज हो गया, G2 हो गया और एम फेज हो गया। G1, एस, G2 और एम फेज। ठीक, तो ये बताइए कि इसमें यानी कि कितना समय लगता है? ठीक, तो देखो जो जीवन फेज को पूरा करने में कितना लगता है? 11 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक, जो एस फेज को 8 घंटे लगते हैं। G2 फेज है तो इसको 4 घंटे लगते हैं, और एम फेज को कितना लगता है? 1 घंटा लगता है। ठीक, तो कितना हो जाता है मतलब कि ये लगभग 24 घंटे। तो अनुमानित अवधि कितनी मानी जाती है? तो 24 घंटे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, या पादप कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं? तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो देखो कौन सा कथन सही है, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है तो उसमें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो वो तो नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल ये अपना कथन सही है। पादप कोशिका में एक छोटी छोटी रेक्टिकाएं पाई जाती है, तो बिल्कुल छोटी छोटी जो वैक्यूल्स होती है वो पाई जाती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट। तो यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चनों की समाप्ति हो गई। तो आज यानी कि 3 दिन हो गए जूलॉजी के।
अब कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, बॉटनी। तो अपने बॉटनी वाले दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बुला दीजिएगा, यानी कि उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। लेकिन DSSB वालों के लिए तो ये उपयोगी है, क्योंकि उनमें बॉटनी जूलॉजी दोनों है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।